जैसा आप उचित समझे कर लीजिए, कोई दिक्कत जी ठीक, धन्यवाद। तो हम चर्चा करते आरंभ कर सकते हैं। जिनकी जो जो शंका है, आप हैंड रेस करके या आप ओम बोल के अपनी शंका रख सकते हैं। कोई अभी नहीं रख रहे हैं। मेरी एक शंका थी विभू जी, छोटी सी शंका थी। एक तो नक्षत्र को लेकर थी, क्या नक्षत्र जो है वो तारों का समूह है? और जो राशि है, दो शंकाएं हैं, और जो राशि है वो भी, क्या काल्पनिक चीज है या वो वास्तविक चीज है? ये दो बेसिक चीजें मुझे समझनी थी। अच्छा, ऐसा है कि जो नक्षत्र हैं वो तो तारा समूह है। तारे उसमें दो चार तारे भी हो सकते हैं, एक तारा भी हो सकता है। जैसे शतभिषा नक्षत्र में तो बहुत सारे 100 के लगभग तारे हैं, इसीलिए उसे शतभिषक भी कहते हैं। और जैसे आपका कृतिका नक्षत्र है, उसमें 6 मुख्य तारे हैं। लेकिन कई नक्षत्र ऐसे भी हैं जिसमें एक ही नक्षत्र है, एक ही तारा है। जबकि जो राशियां हैं क्रांति वृत्त का 12वां हिस्सा, उनकी पहचान उस हिस्से में होने वाले कुछ तारामंडलों से की गई है। ये एक अलग बात है, लेकिन मूलतः वे क्रांति वृत्त का 12वां हिस्सा है। उसमें कोई तारा आज हो सकता है कल बाद में उसमें वो तारा ना रहे। तो राशियां की जहां तक बात है, तो तारे उसमें पहचान चित्र हैं, माइलस्टोन्स हैं। लेकिन वे अपने आप में तारामंडल नहीं है, वे क्रांति वृत्त के हिस्से हैं। जी जी, धन्यवाद। मैं समझिए। जी गुरु जी, आपके कुछ प्रश्न थे तो आप भी अपने प्रश्न रख सकते हैं। जी धन्यवाद जी। जी एक तो जी मुझे ये पूछना था कि जैसे पिछली कक्षा में जो लग्न है, तो ऐसा बताया गया कि क्षितिज पर क्रांति वृत्त का जो भाग लगा रहता है, उसी उसी राशि को उसका तब का लग्न कहते हैं। मतलब वो जो राशि होती है वही लग्न होती है। तो ये और ये भी बताया गया कि जो आरंभ मतलब सूर्योदय होता है, सूर्य जिस राशि में होता है उदय के समय उसी राशि में होता है हमेशा। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि जैसे मान लीजिए राशि तो वही चल रही है क्रांति वृत्त, तो भिन्न राशि कैसे आ जाती है? मतलब भिन्न, ये कुछ समझ में नहीं आया कि भिन्न राशि कैसे आती है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और इसमें आपको बताने का प्रयास करता हूँ। दिखाई दे रही है? जी जी दिखाई दे रही है। स्क्रीन बड़ी कर देंगे अब तो आप अच्छा इसको रहेगा। ऐसे समझिए कि ये है पृथ्वी और ये है इसका क्षितिज। क्षितिज का मतलब हुआ जो हम खड़े हैं और हमें चारों तरफ अगर देखते हैं तो पृथ्वी की सतह से लगता हुआ जो आसमान का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है वो उसका क्षितिज है। अब इस क्षितिज में हम एक वृत्त बनाते हैं, जो इसे मान लीजिए आप, ये पूर्व है, पूर्व दिशा है, ये आपकी पश्चिम दिशा हो गई। इसे बोलते हैं खमध्य, यानी कि सिर के ऊपर। और ये हो गया पद बिंदु, जो मतलब ठीक इस समय हमारे पैरों के नीचे है, पृथ्वी के दूसरी तरफ। तो पृथ्वी जो है आप जानते हैं कि पश्चिम से पूरब की तरफ को घूम रही है।
तो हमें क्या होता है कि ये क्रांति वृत्त जो हमें ये पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता हुआ दिखाई देता है। सूर्य आज मान लीजिए किसी भी राशि में है तो पूर्व के समय सूर्य यहां होगा। अब जहां लग्न की बात होती है ना, तो ये पूरा सिस्टम ही रोटेट कर रहा है, यानी कि थोड़ी देर बाद सूर्य कहाँ आ जाएगा, यहां आ जाएगा। दोपहर के समय सूर्य यहां आ जाएगा। लेकिन जब ये ऐसा हो रहा है तो सिर्फ ऐसा नहीं कि इस वृत्त के ऊपर सूर्य चल रहा है, ये पूरा का पूरा वृत्त ही घूम रहा है। अगर मेष राशि मतलब आज के महीने की बात करें तो इस समय मिथुन में है सूर्य, तो सुबह यहां पर कौन सी राशि होगी, मिथुन राशि होगी। जब सूर्य यहां पहुंच गया दोपहर में तो मिथुन कहां पहुंच गया, क्रांति वृत्त का हिस्सा कहां पहुंच गया, ख मध्य में पहुंच गया। अगर वो यहां पहुंच गया तो यहां पर कौन सा हिस्सा होगा, मिथुन से पीछे वृषभ, वृषभ से पीछे मेष, ये मिथुन के बाद आया आपका कर्क, कर्क के बाद सिंह आया। तो यहां पर दोपहर के समय में सिंह राशि वाला हिस्सा होगा। अच्छा, पृथ्वी के सापेक्ष तो देख रहे हैं। हाँ जी, हम पृथ्वी के सापेक्ष जब हम लग्न देख रहे होते हैं ना, तो पृथ्वी के सापेक्ष देख रहे हैं। तो क्रांति वृत्त तो हमारा चलता चला जा रहा है, ये पूरा का पूरा वृत्त ही रोटेट हो रहा है। या आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये ऐसे समझ लीजिए कि जब ये दोपहर का जो सूर्य यहां पर था, अब दोपहर के समय में ये बिंदु ही यहां पहुंच गया है। तो इस तरह से हमारा सूर्य तो ऊपर चलता रहता है, सूर्य तो मिथुन में ही रहेगा, लेकिन जो पूर्वी क्षितिज पर लगने वाला बिंदु है वो लगातार चेंज होता चला जा रहा है। जब सूर्य यहां पहुंच जाएगा तो यहां होगी मिथुन राशि, तो यहां पर कौन सी होगी, ठीक इससे दूसरी तरफ वाली वृश्चिक। तो पूर्वी क्षितिज पर जो हिस्सा लग रहा होगा वो हमारा वृश्चिक हो जाएगा। तो संध्या के समय में जो लग्न होगा वो वृश्चिक आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये लग्न बदलते रहते हैं। जी धन्यवाद। जी ओम। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न था कि जो पोल स्टार है, जिसे हम इंडियन एस्ट्रोफिजिक्स में पोल स्टार बोलते हैं, और जो ध्रुव तारा है वो क्या बदलता रहता है वो, या फिर वो स्थिर होता है? और जो हमारी पृथ्वी है वो 22.3 डिग्री के उसमें टिल्ट होता है। जी बिल्कुल, मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि जो पृथ्वी का टिल्ट है, जो हमारी ये पृथ्वी है और इसकी जो ये धुरी है, ये झुकी हुई है, और ये झुकी हुई है आसमान में ध्रुव की तरफ, पोल की तरफ। और ये जो धुरी है ये भी आपस में आसपास में एक अपने आप में एक गति करती है, जिसको प्रेसिशन ऑफ इक्विनॉक्सेस बोलते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कोई लट्टू होता है ना, ये लट्टू को जब हम घुमाते हैं तो ये लट्टू सीधा ऐसे नहीं घूमता, बल्कि ये कुछ इस तरह से घूमता है। हमेशा जब भी कोई लट्टू घूमता है थोड़ा ऐसे तिरछे में घूमता है, और इसकी ये जो धुरी है ये अपने आपस में एक गोलाकार उसमें घूमती रहती है। आप कभी किसी लट्टू को घुमा के देखिएगा। ठीक इसी तरह से जब ये पृथ्वी घूमती है तो इसकी धुरी भी जो है ना, एक ऐसा चक्कर लगाती रहती है आसमान में ध्रुव बिंदु। तो ये ध्रुव बिंदु हमारा बदलता रहता है, कभी यहाँ होगा हमारा ध्रुव बिंदु, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, और कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो ये बदलता रहता है। इसकी जो एक साइकिल है ये तकरीबन 26,000 वर्ष की होती है। ध्रुव बिंदु पर जो तारा स्थित हो उसी को हम ध्रुव तारा कह देते हैं। आजकल जो है हमारा अल्फा पोलैरिसिस, ये हमारा ध्रुव तारा है। कुछ वर्षों पहले थूबन नाम का एक तारा था, वो था। कुछ से भी कुछ वर्षों पहले वेगा, या जिसको हम आजकल वेगा था, वो तारा था। ये बदलता रहता है, पर ये साइकिल बहुत लंबी है। कभी कभी ऐसा समय भी होता है जब पर कोई तारा नहीं होता। और अगर आप हमारे ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको एक बड़ा अच्छा उल्लेख मैत्रेयणी उपनिषद में आता है। हालांकि वो ज्योतिष के हमारे इस विषय से थोड़ा हटकर हो जाएगा,
और मैत्रेयी उपनिषद में एक विषय आता है जहाँ राजा जो है वो ऋषि से एक प्रश्न पूछते हैं कि ये ध्रुव तारा चलता क्यों है। तो ज्योतिष की ऐसी बातें हैं जो हमें काल फिक्स करने में भी मदद करती हैं। हम आधुनिक गणित, आधुनिक ज्योतिष में, एस्ट्रोनॉमी में ये जान सकते हैं कि कब ऐसा समय रहा होगा जब ये बात कही गई होगी। तो पृथ्वी की धुरी जिस तरफ को इशारा करती है उसे ध्रुव कहते हैं, और उस ध्रुव पर अगर कोई तारा है तो उसे पोल स्टार कह देते हैं। आजकल हमारा तारा अल्फा पोलरिस है, ध्रुव तारा। जी गुरुजी। जी धन्यवाद। जी, और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न को रख सकते हैं। जी, मैं एक पूछना चाहता था। जी जी गुरु। जी, इसमें जी दिवसमान में 3 महाचतुर्युगी, महायुग चतुर्युगी में 5 और चतुर्दश मनवंतरों में 15 संधियां ऐसी बताई गई थी। पहले का प्रश्न है, तो अगर वर्तमान का किन्हीं का प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, फिर या तो मैं बाद में पूछूं। अगर बता सकते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बता दें। हाँ, मैं एक्चुअली आपकी आवाज नहीं समझ पाया, कृपया अपना प्रश्न दोहराएंगे। हाँ जी, ये संधियों के विषय में है। संधियां होती हैं जो दिवसमान में 3 संधियां बताई हैं, और चतुर्युगी में 5 संधियां बताई हैं, और मनवंतरों में 15 संधियां बताई हैं। अच्छा, तो इसमें तो ऐसा है ना जी, तो ये संधि दिन रात्रि में जो 2 संधि होती हैं, जो संध्या काल होता है, वो तो हमें पता है। ये 3 संधि कैसे होती हैं वो पूछना था। दिवसमान में 3 संधियां बताई हैं। दिवसमान में तो 3 संधि जी, नहीं, इसमें दिवस में ऐसा एक जी, इसमें ये पुस्तक है वैदिक पंचांग, इसमें 17 पृष्ठ है, उसमें सबसे ऊपर ऐसा स्पष्टीकरण करके लिखा हुआ है। कौन सी पुस्तक है? पंचांग क्रांति। हाँ जी, पंचांग क्रांति। इसमें कहाँ ये लिखा है? मैं पुस्तक भी निकाल लेता हूँ फिर ना। हाँ जी, पृष्ठ मतलब 17 एक पर सबसे दिवसमान में ऊपर। 3 संधियां। जी, एक मिनट, जरा मैं पुस्तक पंचांग मंगा लूं अपने क्रांति। पास। जी जी जी, जरूर। जी। जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी। जी, ऐसा है ना, वो दिवस और दिन रात्रि में जो 3 संधि लिखी हैं वो इस हिसाब से लिखी है कि एक सूर्योदय के समय, एक संध्या के समय और एक अगले सूर्योदय के समय, यानी 2 दिवसों के बीच की जो संधियां हैं वो लिखी हुई हैं। और जो महायुग में 5 लिखी हैं, ऐसा संधियां होती हैं 2 कालखंडों के बीच में। ठीक है? हाँ तो जी। जो महायुग है यानी चतुर्युगी है, जैसे 4 चतुर्युगियां हैं तो उनके बीच में 5 संधियां होंगी, और मनवंतर आपके हाँ 14 जी। हैं तो 14 के बीच में 15। देखिए, ऐसा है ना, इस गणित का सामान्य सा नियम है कि अगर आपने, जैसे ये कोई एक रस्सी है, इसको अगर आप 2 भागों में बांटेंगे तो इसकी संधि कितनी होंगी? ये होती हैं
अगर आप गणित की भाषा में बात करेंगे तो 2n+1, मैं इसको अगर 4 भागों में बांटता हूं, 1, तो 2, 5 छोर हो गए 3 इसके। और 4, तो मेरी संख्या कितनी हुई? 1, 2, 3, 4 और 5। तो अगर दिवसमान में दिन और रात्रि है तो 3 संधियां होंगी। देखिए, ये मेरा दिन का समय है और ये मेरा रात्रि का समय है। यहां से दिन शुरू हो रहा है, यहां से रात्रि हो रही है, यहां से फिर मेरा मतलब अगला दिन लग जाएगा ना। ये रात्रि है, तो कितनी हुई यहां पर संधियां? 1, 1 ये और 1 ये, 3। अब चतुर्युगी में 4 युग होते हैं, इसलिए 5 संधियां होती हैं। मनवंतरों में 14 मनवंतर है, इसलिए वहां 15 संधियां होंगी। जी ठीक है, वो इस ढंग से माना जी जा रहा है। अगले वाले दिन की भी एक मान ली जा रही है उसको भी। ठीक है जी। जी। जी नवीन जी कुछ पूछना चाह रहे थे, हाथ उठाया था। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम प्रणाम। आचार्य जी, ये कि जैसे मैं फर्स्ट टाइम ज्योतिष की क्लास ले रहा हूँ, अभी 2 क्लास मैंने ली है लास्ट की। जी तो जिस हिसाब से हम ज्योतिष को पढ़ रहे हैं, तो अभी जो पंचांग हम देख रहे हैं उसमें सारी राशियाँ सबकी जो पॉजिटिव रहती है। पर जिस समय में हमारा जन्म हुआ है, जो जन्म कुंडलियाँ बनी हुई हैं वो दूसरे पंचांग के हिसाब से की हैं। तो हम आपस में कहाँ मैच कर पाएंगे एक दूसरे को? ये तो जो पंचांग हम जब सीख रहे हैं, ये करंट के लिए चलेगा ना, पीछे वाला? नहीं, तो आप जन्म कुंडलियों को मैच करवाना क्यों चाहते हैं? नहीं, मैं तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आचार्य जी, कि जो पुरानी जन्म कुंडलियाँ बनी हुई हैं वो पुराने उस पंचांग के हिसाब से बनी हुई है, जो कि 27 नक्षत्र के हिसाब से बना हुआ है। जी बिल्कुल। क्या दोनों तो क्या हम अपनी ही जन्म कुंडली के हिसाब से अगर ज्योतिष देखें, तो हमें तो अपना इस वैदिक पंचांग के हिसाब से अपनी जन्म पत्री दोबारा बनेगी, तो उस हिसाब से हमारी राशियाँ भी बदल जाएंगी और शायद हो सकता है कि नाम का वो भी बदल जाए। देखिए, जो जन्म कुंडली का विषय है ना, हम आपको ज्योतिष इसलिए सिखाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग ज्योतिष सीखें ताकि ज्योतिष में ही जो फलित संबंधी पाखंड है इससे आप बाहर आ सकें। जी। और ये जैसे जैसे ज्योतिष आप सीखेंगे, कक्षाएं जैसे चलेंगी, जब आप जन्म पत्री बनाना सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ जाएगा कि जन्म पत्री है क्या, इसका फलित में क्या उपयोग है, और राशि बदलने से या नक्षत्र बदलने से या नाम बदलने से क्या हो जाएगा। इस पर थोड़ा धैर्य रखें। आप जैसे ये कक्षाएं होती चली जाएंगी ना, आपको ये चीजें स्पष्ट होती चली जाएंगी। जी ठीक और ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद जी। जी धन्यवाद। जी एक और हाथ उठा हुआ है, कृपया अनम्यूट करके बोलें। जी नमो नमः गुरु जी। मेरा ये प्रश्न है कि राशियाँ रियल में एग्जिस्ट करती है या नहीं। उसमें ये जो पंचांग मिला है उसमें ऐसा समझाया है कि फलित ज्योतिष जैसा था नहीं वेद के समय में, जन्म कुंडलियाँ भी बनती नहीं थी, और कभी राम की या अर्जुन की किसी की कुंडली किसी ने देखी नहीं थी, जन्माक्षर देखे नहीं थे। तो फिर ये सब कहाँ से आया? वेदों में तो इसका जिक्र नहीं है, तो ये सच है या फिर दिखावा है? क्या है सच, क्या है? देखिए, फलित ज्योतिष न तो वेदों में है और न भारतीय दर्शन या मनीषा इस बात की आज्ञा देती है या इस बात की प्रेरणा देती है कि आप अपना फलितवाची भविष्य दिखवाएं।
आश्चर्य होगा कि महाभारत में भीष्म जब महाराज युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे थे, उस समय वो कहते हैं कि ये नक्षत्र जीवी ब्राह्मणों से बचकर रहना चाहिए। मतलब जहां तक मुझे याद है, मुझे एग्जैक्ट संदर्भ नहीं याद है, लेकिन उसमें नक्षत्र जीवियों के लिए चांडाल की उपमा दी गई है। फलित ज्योतिष जिस तरह से चल रहा है, वो क्यों आया, कैसे आया, ये तो इतिहास की बातें हैं, लेकिन ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये अलग बात है। और वैदिक लोगों को तो अपने कर्म में और अपने पराक्रम में भरोसा होना चाहिए, फलित ज्योतिष के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई पढ़ता है तो उसे पढ़ने दीजिए या उसे रास्ते में लाइए, लेकिन ये जो फलित ज्योतिष का हिस्सा है, ये मूल रूप से वैदिक ज्योतिष का या भारतीय ज्योतिष का हिस्सा नहीं है। ये समय के साथ, मतलब इस पर अलग से बात की जा सकती है कि कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, लेकिन ये सारे विषय ना सिर्फ एक बातचीत के स्तर पर है। हमको ये समझना चाहिए कि हमारा दर्शन, हमारी उपदेश, हमारे उपनिषद, हमारी गीता कहीं भी इस बात की आज्ञा नहीं देती कि आप अपना जन्मपत्री बनवाएं, अपना भविष्य दिखवाएं। न तो प्रभु श्री राम ने और ना ही रावण ने, किसी ने भी अपनी जन्मपत्री बना करके युद्ध के लिए प्रस्थान नहीं किया था। तो इन सब बातों में कोई ज्यादा मतलब है नहीं। हाँ, खाली बौद्धिक जिज्ञासा के लिए इन चीजों को समझना चाहते हैं तो उनको हम अलग से समझ सकते हैं। जी जी एक अगला प्रश्न पूछूं जी। एक प्रश्न है, ये पंचांग क्रांति पुस्तक में ही पृष्ठ संख्या 23 संख्या 23 पर नीचे से 7वीं 8वीं पंक्ति है, नीचे से 7वीं 8वीं पंक्ति। इसमें है, छड़ी की छाया से अपने स्थान का शुद्धतम भूपृष्ठीय अक्षांश भी जान सकते हैं। तो इसके बारे में यदि संभव हो तो कुछ बता दीजिएगा। जैसे मैंने आपको पिछली बार की कक्षा में बताया था कि अक्षांश क्या होता है, उसी समय मैंने इस चीज को भी स्थापित करने की कोशिश करी थी कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी हमारी पूरी तरह से गोलाकार नहीं है। पृथ्वी जो है वो थोड़ी सी अंडाकार है, यानी कि ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई। तो जब हम किसी चीज का अक्षांश निकालते हैं, और जो हमारा भौगोलिक अक्षांश है वो वास्तव में पृथ्वी को गोल मानते हुए अक्षांश है। तो आप देखेंगे कि अगर आप एक इलिप्स में, एक अंडाकार में अगर आप एक वृत्त को स्थापित करेंगे तो ये जो बिंदु है ना, इनके बीच में आपको ये अंतर दिखाई देगा। ये जो अंतर है यही भूकेंद्रीय, दो शब्द है, एक है भूकेंद्रीय और एक है भूपृष्ठीय। तो भूकेंद्रीय का मतलब होता है पृथ्वी को गोलाकार मानते हुए और पृथ्वी के केंद्र से जो कोण बन रहा है वो, और भूपृष्ठीय का मतलब होता है पृथ्वी की सतह से जो कोण बन रहा हो वो। तो जो पिंड पृथ्वी के नजदीक है तो भूकेंद्रीय और भूपृष्ठीय में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन बहुत दूर के पिंडों में, जैसे शनि ग्रह को अगर आप देखेंगे तो शनि के भूकेंद्रीय और भूपृष्ठीय में बहुत अंतर नहीं होता। इवन शुक्र में भी बहुत कम अंतर होता है, लेकिन चंद्रमा के या हमारे अपने स्थान के अक्षांश में भूकेंद्रीय और भूपृष्ठीय में थोड़ा अंतर होता है। जब हम गणित करते हैं तो हम जनरली भूकेंद्रीय आधार पर करते हैं क्योंकि ये सरल है, लेकिन जब हमें ग्रहण आदि की गणना करनी होती है, जहां हम अपने स्थान पर देख रहे हैं, तो हम भूकेंद्रीय की जगह भूपृष्ठीय अक्षांश का इस्तेमाल करते हैं। इवन अगर आप अपने स्थान का सूर्योदय आदि की गणना करना चाहते हैं और बिल्कुल सेकंड तक की शुद्धता चाहते हैं तो आपको भूपृष्ठीय अक्षांश लेना चाहिए। हमारे पिछले वर्षों के पंचांग में मेरे ख्याल से 1937 या 1938 के पंचांग में भूकेंद्रीय और भूपृष्ठीय का अंतर और इसको गणित करने का तरीका दोनों ही एक आलेख में बताए गए हैं।
तो आप उचित समझेंगे तो एक बार बात कर लीजिएगा आचार्य दार्शनिक लोकेश जी से, पुराना पंचांग होगा तो वो लेख भी भेजे जा सकते हैं वहां जी, पर। मेरे उसमें पास ये में कैसे शक 1937 है। मेरे पास शक 1937 का पंचांग तो आप वहाँ है आचार्य जी वाला। इसमें मैं देख लूंगा, प्रयास करूंगा जी। उसमें देख लीजिएगा। अगर उसमें नहीं होगा तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन से में था, लेकिन ये हमने लेख दिया हुआ है कि भूकेंद्रीय और भूपृष्ठीय में क्या अंतर है और इसको गणित करने का तरीका क्या है। तो आप अपने स्थान का अगर भूकेंद्रीय यानी भौगोलिक या जो एटलस वगैरह में दिया रहता है, अगर वो अक्षांश आपको मालूम है तो आप अपने स्थान का भूपृष्ठीय अक्षांश कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर उसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंटली नापना चाहते हैं, तो वो छायांक साधन से एक अलग आलेख में दिया हुआ है। वो विधि थोड़ा क्लिष्ट है, वो धीरे धीरे आपको आ जाएगी वो भी। जी जी, धन्यवाद जी। ओम विभू जी, मेरा इसमें एक बेसिक क्वेश्चन ये था कि जैसे कोई छड़ी खड़ी की और उसका जो छाया है जो भूमि पे बनेगा वो तो हमेशा 90 डिग्री बनेगा छड़ी का, और जो छाया है अगर वो छाया घूम भी रही है तो कौन से एंगल को नापते हैं वो इसमें हम समझ सकते हैं क्या? इसमें समझा पाएंगे आप बोर्ड पे? जी, ये आपने एक शंकु खड़ा कर दिया कोई सा भी, ठीक है। जब सूर्य है यहां पर तो इसकी छाया क्या बनेगी? ये बनेगी ना इसकी छाया। और अगर सूर्य है यहां पर, सूर्य है यहां पर, तो इसकी छाया क्या बनेगी? ये बनेगी। तो ये जो कोण है ना, ये कोण तो हमेशा 90 अंश रहेगा, लेकिन जो ये कोण है और ये कोण है, ये कोण बदलते रहते हैं। तो जब छायांक साधन करते हैं तो बेसिकली इस कोण को नापते हैं, इसको नाप रहे होते हैं। ये तो हमेशा 90 अंश ही रहेगा। अच्छा, ये कोण चेंज होता रहता है, और ये कोण क्या, सूर्य की स्थिति चेंज हो रही है तो वैसे वैसे चेंज होता रहता है। तो इस कोण का जो मापांक है वो सूर्य के कोण का मापांक है, उसके आधार पर गणित करते हैं। जी। इसको मापना कठिन होगा जी। जी, इसको कैसे मापा जा सकता है क्योंकि छाया है? ट्रिगोनोमेट्री से। जी 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 जी। इसको त्रिकोणमिति से नापते हैं। इसको ना नापने के कई तरीके हैं। जैसे एक तरीका मैं आपको मोटा मोटा अगर बताऊं तो आप इस लंबाई को नापते हैं कि ये मान लीजिए L है और ये हाइट जो है आपकी H फिक्स है। तो इसका जो tan, ये मान लीजिए एंगल आपका थीटा है या जो भी कोण आप मान लें, तो tan थीटा होगा आपका H/L। आप H को भी नाप सकते हैं, L को भी नाप सकते हैं, तो आपको ये कोण मिल जाएगा। तो इस तरह से इस कोण को नापते हैं अलग अलग स्थितियों में, तो अलग अलग गणनाएं होती हैं। जी जी जी, धन्यवाद जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? जी साहब, आप प्रश्न है मेरा कि जैसे जो शनि है, जब हमारी ज्योतिष की गणना होती है तो शनि का स्थान या इस शनि का जो रिंग है उसका भी क्या कोई ज्योतिष गणना में उसका रोल है या होता है? मैं समझा नहीं, थोड़ी आवाज कट रही थी आपकी। मैं कह रही हूँ जैसे हमारे जब ज्योतिष के जो कैलकुलेशंस होते हैं तो उसमें जो शनि का जब कैलकुलेशन होता है सैटर्न का, तो सैटर्न का जो रिंग है तो उसका भी कोई इफेक्ट या उस गणना में पड़ता है क्या? कैलकुलेशंस में वो लिया जाता है क्या? हाँ, सभी ग्रहों की गणनाएं ली जाती हैं। शनि अपना एक नहीं, जो रिंग लगाता है सूर्य। नहीं, शनि का जो रिंग है, जो चारों तरफ उसका जो एक रिंग जो शनि हम देखते हैं नहीं, तो उसके चारों तरफ एक रिंग। उसका गणनाओं में कोई हिसाब किताब नहीं है। देखिए, थोड़ा सा एक फर्क पड़ता है जब हम ग्रह का बिंबमान गणित करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि बिंबमान क्या होता है। तो शनि की स्थिति क्या होती है कि कई बार क्या है, अगर हम पृथ्वी के, मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी है और हम यहाँ से देख रहे हैं शनि को, और शनि की स्थिति ऐसी है और उसके वलयों की स्थिति ऐसी है, तो हमें शनि कैसा दिखाएगा? इतना ही पिंड दिखाई देगा। लेकिन मान लीजिए कि शनि की स्थिति
अभी इसका अक्ष ऐसे में है, और मान लीजिए कि शनि की स्थिति कभी ऐसी है कि उसका अक्ष ऐसा है, तो हमें शनि के वलय कैसे ऐसे दिखाई देते हैं, तो उसमें शनि का बिंबमान जो है वो हमें बड़े गोले के रूप में दिखाई देता है। लेकिन जो हम भोगांश वगैरह गणित करते हैं या जन्म कुंडली में शनि को स्थापित करते हैं, उस समय शनि के वलयों का कोई वो गणित नहीं किया जाता है। जी गुरुजी। जी स्वयं जी पूछें अनम्यूट करके। हाँ आचार्य जी, मेरा प्रश्न है कि नवग्रह में राहु और केतु का भी स्थान होता है। हेलो जी बिल्कुल। हेलो। हाँ, राहु और केतु का भी स्थान होता है, जो वस्तुतः कोई ग्रह है नहीं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या वैदिक ज्योतिष में राहु कालम जैसा कुछ है क्या, और अगर है तो उसका क्या क्या उसका दो उपयोग है? प्रश्न हैं इसमें, दो जी, इसमें आपके दो चीजें हैं। पहली बात तो राहु काल को स्पष्ट कर दूं, राहु काल आधुनिक फलित ज्योतिषियों की देन है। प्राचीन ज्योतिष में राहु काल जैसी कोई चीज है नहीं। फलित ज्योतिष में भी प्राचीन ग्रंथों में राहु काल जैसी कोई चीज मेरी जानकारी में नहीं है। वैसे इस बारे में आपको आचार्य दार्शनिक लोकेश जी ज्यादा बता पाएंगे, क्योंकि फलित में उनकी पकड़ ज्यादा अच्छी है। अब एक प्रश्न आता है कि हम राहु और केतु को ग्रह क्यों मानते हैं, और राहु और केतु को ग्रह, या हम इस प्रश्न को ऐसे भी कर सकते हैं कि आप आजकल जो है सूर्य तो तारा है, चंद्रमा एक उपग्रह है, लेकिन आप इन सबको ग्रह बोलते हैं। और कई बार लोग इस प्रश्न को लेकर के भारतीय ज्योतिष का एक तरह से मजाक उड़ाने की कोशिश भी करते हैं कि इनको तो यही नहीं पता कि तारा क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, ग्रह क्या होता है। इस चीज को समझना जरूरी है। वो प्लैनेट देखिए, और ग्रह को पर्यायवाची मानना चाहते हैं। प्लैनेट, और मैं अभी आता हूँ, आपको प्लैनेट भी बताता हूँ कि प्लैनेट किसे बोलते हैं, नहीं, ग्रह किसे बोलते हैं। मैं आप और आज मैं ये स्पष्ट कर रहा हूँ कि वो प्लैनेट और ग्रह को पर्यायवाची मानते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति शायद ये नहीं मानती, परंपरा नहीं जी, मानती। और जो मैं आपको बताऊंगा ना, उसके बाद आपको थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि प्लैनेट किसको बोलते हैं। देखिए, शब्द की जो परिभाषा होती है ना, वो समय के हिसाब से बदलती रहती है। प्लैनेट शब्द का जो अर्थ आज है, प्राचीन काल में ये अर्थ नहीं था, और कैसे नहीं था वो मैं आपको बताता हूं। और पहले मैं आपको बताता हूं कि ग्रह किसको बोलते हैं। हम जब अंतरिक्ष में इतने सारे पिंड देखते हैं ना, तो इसमें बेसिकली दो तरह के पिंड हैं। एक है नक्षत्र, और एक पिंड है ग्रह। ये है स्थिर, और ये जो है ये चलते हैं। तो ग्रह शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? ग्रहणाम गतिम, जो पिंड एक गति को ग्रहण करके चलते हैं, जो पिंड किसी नियम को धारण करके एक नियम से गति करते हैं, उनको कहते हैं ग्रह। और इस अर्थ में आप देखेंगे तो सूर्य भी ग्रह है, चंद्रमा भी ग्रह है, और राहु और केतु भी ग्रह है। अच्छा, अगर हम प्लैनेट को समझना चाहें तो लैटिन भाषा में जो पाश्चात्य भाषा है, वैज्ञानिक भाषा जो है, उसमें जो मूल शब्द हैं वो लैटिन भाषा से लिए हुए हैं। तो उसमें क्या है, नक्षत्र को बोलते हैं एस्टेरीज, लैटिन भाषा में, जिनका मतलब होता है, और इसी से शब्द बना है एस्ट्रिज्म्स, जो नक्षत्रों के लिए यूज होता है। ये आपने सुना होगा, एस्ट्रिज्म नक्षत्र के लिए बोलते हैं, या तारामंडल के लिए बोलते हैं। और उनके लिए जो ग्रहों के लिए शब्द है, वो है प्लैनेटिया एस्टेरीज। प्लैनेटिया का मतलब होता है कि जो गतिमान है, लैटिन भाषा में। तो प्लैनेटिया एस्टेरीज का मतलब हुआ वो तारे जो गतिमान हैं। तो प्राचीन लैटिन भाषा में भी अगर आप देखेंगे, शब्द का मतलब, प्लैनेटिया एस्टेरीज का मतलब होता है जो तारे, वो तारे जो गतिमान है, और एस्टेरीज का मतलब होता है तारे। इसी से अंग्रेजी भाषा का स्टार शब्द बनता है। तो प्राचीन समय में पिंडों को दो तरह से विभाजित किया गया, एक वो जो चलते हैं और एक वो जो नहीं चलते हैं। संस्कृत में या भारतीय भाषाओं में उनको नक्षत्र, नः क्षरति, जिनका क्षरण नहीं होता,
वो नक्षत्र है, अर्थात जो स्थिर है। और ग्रह, ग्रहणाम गति, जो एक नियम को धारण करके ग्रह गति करते हैं, उनको ग्रह बोलते हैं। तो अब अगर आप इन शब्दों को अर्थ को समझते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पारिभाषिक रूप से जब ये सूर्य, चंद्र आदि और प्राचीन समय में जब इनको कहा गया तो इनको ग्रह क्यों कहा गया। आज प्लेनेट शब्द का अर्थ बदल गया है, आज ग्रह शब्द की परिभाषा बदल गई है। और ये तो इतना नवीन है कि प्लूटो जैसे पिंड को कुछ समय तक ग्रह मानते थे, आजकल उसे ग्रह नहीं मानते। अब वो प्लेनेट की परिभाषा बदल गई है। तो शब्द की परिभाषा बदली है, ग्रह या पिंड नहीं बदला है। तो भारतीय ज्योतिष में अगर सूर्य और चंद्रमा को ग्रह माना जाता है, राहु और केतु को ग्रह माना जाता है, तो उसका कारण ये नहीं है कि वो कोई पिंड है, या हमें ये पता नहीं है कि सूर्य नक्षत्र है। हमारे ग्रंथों में पता है कि सूर्य नक्षत्र है, हमारे ग्रंथों में पता है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। मतलब इस अर्थ कि उपग्रह है, ये हमारे ज्योतिषाचार्यों को प्राचीन समय में मालूम है। लेकिन उसे ग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक नियम को धारण करके एक नियम से गति करता है। और जो ज्योतिष का महत्व है प्राचीन समय में, वो भी इसीलिए है क्योंकि ग्रहों को देखते हुए वे मनुष्य से यह अपेक्षा करते हैं कि वह भी एक नियम को धारण करके अपने जीवन का यापन करे। जैसे सूर्य, आप जब हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो जब घृत की सामग्री आहुति दी जाती है, एक आहुति आप उत्तर में देते हैं, एक आहुति आप दक्षिण में देते हैं, और 2 आहुतियां आप मध्य में देते हैं ना। जी जी जी। तो ये जो आहुतियां देते हैं, ये इसी बात का मतलब इसी बात का प्रतिबिंब है। जी, अग्नय स्वाहा, सोम स्वाहा और नक्षत्र प्रजापति और इंद्र ना, क्या प्रजापति और इंद्राय। हाँ तो ये जो 2 आहुतियां मध्य में देते हैं, एक उत्तर में देते हैं और एक दक्षिण में देते हैं ना, ये सूर्य जो हमारे चारों तरफ हमें जो दिख रहा है, उत्तरायण, दक्षिणायन और 2 अयन बिंदु, उन्हीं का ही प्रतिबिंब है। ग्रहों को लेकर के हमसे ये अपेक्षा की जाती है। ज्योतिष हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम अपने जीवन में जैसे ग्रह, इसी वजह से कई बार प्राचीन ग्रंथों में ग्रह को ऋषि भी कहा गया है। आप जानते हैं संस्कृत में जो है ना, एक तरह से जिस आशय से बात की जा रही है उस आशय से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं कहीं ग्रहों को अश्व भी कहा गया है क्योंकि वो चलते हैं। तो जो शब्द जिस आशय से इस्तेमाल किया गया वो संस्कृत की विशेषता है, उसकी खूबी है। तो इसलिए आप ये न समझें कि प्राचीन ज्योतिषियों को, भारत के ज्योतिषियों को ये नहीं पता था कि सूर्य नक्षत्र है या चंद्रमा उपग्रह है या राहु और केतु सिर्फ ज्यामितीय बिंदु है। उन्हें पता था, लेकिन उन्हें ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक नियम को धारण करके उस नियम के अनुसार गति करते हैं और अपने नियम से कभी विचलित नहीं होते। जी, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न है मेरा सर, कि ये जो नक्षत्र है वो सितारों के लिए कहते हैं, जो तारे हैं सामान्य उनको नक्षत्र कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये जो 27, 28 है उनको भी तो नक्षत्र ही कहते हैं, 28 नक्षत्र, 27 नक्षत्र। जी देखिए, वैसे ज्योतिष में, भारतीय ज्योतिष में सर्वप्रसिद्ध है नक्षत्र अनंत है। लेकिन जब चंद्रमा हमारे चारों तरफ गति कर रहा है ना, तो चंद्रमा सामान्यतः इन 27 नक्षत्रों के आसपास से गुजरता है। तो चंद्रमा की स्थिति को पहचानने के लिए हमें ऐसे नक्षत्रों की आवश्यकता है ना जो चंद्रपथ पर हो। अगर आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं तो मुंबई की सड़क में कौन सा माइलस्टोन है उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो अगर देहरादून से दिल्ली जाना होगा तो मेरी रोड पे जो माइलस्टोन है मुझे उनसे फर्क पड़ता है। तो ये 27 और 28 नक्षत्र जो हैं, ये वे प्रमुख नक्षत्र हैं जिनके सापेक्ष चंद्रमा हमें चलता हुआ दिखता है, जिनके आसपास चंद्रमा होता है। ऐसे तो नक्षत्र अनंत हैं, बहुत सारे हैं। जी अच्छा सर, ये जो 27 नक्षत्र हैं जिनका भी उल्लेख हो रहा है वो कॉन्स्टलेशंस नहीं है, ये इंडिविजुअल स्टार्स हैं। देखिए, कॉन्स्टलेशन का पाश्चात्य ज्योतिष में एक कंसेप्ट है, एक परिकल्पना है। भारतीय ज्योतिष में जो नक्षत्र हैं वो एक तारा भी है, कहीं कहीं 2-3 ताराओं का जोड़ है, कहीं 6 तारा है। जैसा मैंने अभी पहले भी बताया था, शतभिषा नक्षत्र में तो 100 तारे हैं।
तो वो जी ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उसमें एक ही तारा हो या 2-3 तारे हो, वो एक ग्रुप भी हो सकता है और अकेला तारा भी हो सकता है। जी, यानी उसको हम कॉन्स्टलेशन के साथ पर्यायवाची ना समझे, वो अलग चीज है। नहीं, कॉन्स्टलेशन से पर्यायवाची नहीं। और रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी अकेला तारा है। जी, और ज्येष्ठा अरुंधति और नक्षत्र है, वशिष्ठ ज्येष्ठा दो अकेला तारा है। जी 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 चंद्रमा के विषय में एक छोटा सा प्रश्न और था, ये कि चंद्रमा की गति बदलती रहती है, मतलब कम ज्यादा होती रहती है, ऐसा कुछ व्याख्यान से पीछे व्याख्यान से कुछ ऐसा समझ में आ रहा था। मैं समझा नहीं आपकी बात को, थोड़ी आवाज कट रही थी, एक बार दोहराइएगा। जी, चंद्रमा की गति जो है वो सदा एक सी नहीं रहती है, कम ज्यादा होती रहती है कुछ, ये तो उसमें कारण क्या है वगैरह, ये प्रश्न था। अच्छा, देखिए, जब कोई भी पिंड किसी अंडाकार पथ में परिक्रमा करता है, ठीक है, तो ये मान लीजिए केंद्र है जी तो वो तो एक ही गति से गति कर रहा है। चंद्रमा की गति में वैसा अंतर नहीं, चंद्रमा तो एक ही गति से चल रहा है। लेकिन जब कोई पिंड पृथ्वी के नजदीक होता है तो वो कम समय में ज्यादा दूरी तय कर लेता है, और जब कोई पिंड पृथ्वी से दूर होता है तो वो हमें ऐसा लगता है कि वो धीरे चल रहा है, क्योंकि वो ना उतनी गति तो उसकी एक ही है, एक बराबर है। चंद्रमा की अपनी गति कभी कम ज्यादा नहीं हो रही है, लेकिन वो जिस पथ पर गति कर रहा है तो पृथ्वी के सापेक्ष कभी ऐसा लगता है कि वो तेज चल रहा है, कभी ऐसा लगता है कि वो धीमे चल रहा है। तो जब वो पृथ्वी के नजदीक होता है तो हमें तेज चलता हुआ दिखाई देता है, जब वो पृथ्वी से दूर होता है तो हमें धीमा चलता हुआ दिखाई देता है। और ये सभी ग्रहों के साथ है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर समझना चाहें, कि एक रस्सी लेकर के किसी पत्थर को घुमाए अपने चारों तरफ और उसकी जगह यहाँ पर एक पत्थर लगा करके घुमाए, तो रस्सी जब घूमेगी तो दोनों पत्थर एक साथ ही घूमेंगे। लेकिन इस पत्थर को क्या है कि कम दूरी तय करनी है और इस पत्थर को ज्यादा दूरी तय करनी है। ये बड़ा वृत्त है, तो ओवरऑल में आप देखेंगे तो ये पत्थर कम, मतलब धीमी गति से चलता हुआ दिखेगा और ये पत्थर तेजी से घूमता हुआ दिखाई देगा। लेकिन चल दोनों एक ही गति में रहे, क्योंकि रस्सी तो एक ही है। तो इसलिए वो परिक्रमा पथ के अंडाकार होने के कारण ऐसा लगता है कि ये चंद्रमा कभी धीमे चल रहा है, कभी तेज चल रहा है। जी जी, धन्यवाद। अभी तो मेरे प्रश्न इतने ही थे जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? नहीं है तो फिर हम कक्षा को आज यहाँ पे विराम दे सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद देवू जी, आप आए, हम लोग को आपकी प्रतीक्षा थी। और इस कक्षा के समय में भी थोड़ा परिवर्तन किया जाएगा। मैं आचार्य जी से विचार विमर्श करूंगा, ताकि क्योंकि विभू जी जो है 7:30 बजे जुड़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल है, उस हिसाब से हम थोड़ा इसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। सभी को सादर नमस्ते। विभू जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार हम सभी मिलके ओम का उच्चारण करते हैं और कक्षा को यहाँ विराम करते हैं। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी, सभी को सारे नमस्ते। नमस्ते जी, धन्यवाद जी विभू जी।